Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार। आज हम लोग PHIC 104 कोड पढ़ेंगे। PHIC 104 में हम लोग को मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सामाजिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है। और आप लोग के एग्ज़ाम बेस्ड ओरिएंटेड हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 20 से 25 क्वेश्चन तैयार किया है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और आप इसी तरीके से अगर आंसर में लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स आने के चांस बनते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के ऑगस्टन काल की विवेचना कीजिए। कितना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया कि इसमें क्या पढ़ना है, आपको पूरे चैप्टर या पूरे आंसर का एक सारांश फ्लो चार्ट में मिल जाएगा। भूमिका से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। और रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म का उदय और प्रसार का वर्णन एक अच्छे बेहतरीन फ्लो चार्ट से समझाया गया है और बेहतरीन पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर आपको दिया गया है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि रोमन साम्राज्य का विकास कब हुआ और कैसे हुआ। रोमन साम्राज्य की शुरुआती विस्तार रोमन राज्य के शुरुआत से होती है। 753 बीसी से लेके 509 बीसी तक के कालखंड चलता है। 753 बीसी से 509 बीसी में ये 2-3 डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस 753 से 509 बीसी तक रोमन राज्य की शुरुआत होती है और इस समय 753 बीसी में रोमन नगर का विकास हो जाता है और इस समय से शुरुआत होता है अपना रोमन साम्राज्य गणतंत्र। रोमन में गणतंत्र की शुरुआत 509 बीसी से 27 बीसी तक ये चलता है। तो पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के ऑगस्टन काल की विवेचना कीजिए। ऑगस्टन काल में हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ेंगे, जो एक सीक्वेंस वे में आपको दिया गया है। इसमें हम लोग पहले ऑगस्टन का उदय के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक सुधार क्या किया, सैन्य सुधार क्या किया, आर्थिक सुधार एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ और इसके काल में पैक्स रोमाना जैसे चीज़ों का विकास हुआ और इसका महत्व क्या है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक हम लोग चार्ट अच्छे से देख लेते हैं कि चार्ट में कैसे विकास किया। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है और 43 ईसा पूर्व में द्वितीय त्रिमुर्व का गठन हो जाता है और 31 ईसा पूर्व में एक्टियम का युद्ध होता है और 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टन का उदय होता है। ऑगस्टन का उदय 27 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेके 14 सी तक इसका कालखंड है। इसी में हम लोग इसी कालखंड के बारे में इसका विवेचना करना है कि इसमें प्रशासनिक संगठन कैसे थे, सैन्य संगठन कैसे थे। तो 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईसा बीसी तक इसने अपने शासन किया और इसमें प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और आर्थिक सुधार के बारे में देखेंगे। तो भूमिका अब तैयार कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि रोमन इतिहास में ऑगस्टन काल 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक चला। इस काल को रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में लंबे युद्ध समाप्त हुए और रोमन एक शक्तिशाली तथा स्थिर समाज के रूप में विकसित हुआ। ऑक्टेवियन, जिसे बाद में ऑगस्टस कहा गया, ने प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक में
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे ही जूलियस सीजर की हत्या होती है उसके बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। इसके बाद रोमन साम्राज्य में गृह युद्ध का शुरुआत हो जाता है। इसके बाद ऑक्टेवियन एवं मार्क एंटनी और लेपिड्स ने 43 ईसा पूर्व में द्वितीय त्रिमुर्व बनाया और धीरे धीरे ऑक्टेवियन सबसे शक्तिशाली नेता बन गया। एक्टियम का युद्ध और अगस्तक का उदय होता है। एक्टियम का युद्ध होता है 31 ईसा पूर्व में, जिसमें ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को पराजित करता है और 27 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट ने उसे अगस्तक की उपाधि देता है। जब इसका कालखंड शुरू होता है उस समय इसे एक रोमन सीनेट ने एक उपाधि दिया जिसका नाम है अगस्तक। इसने प्रशासनिक सुधार किया क्या? क्यों साम्राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है? प्रशासनिक सुधार से और सैन्य सुधार से और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने से। तो प्रशासनिक सुधार में पहला इसका कार्य था प्रांतों का पुनर्गठन किया। प्रांतों का पुनर्गठन किया और अधिकारी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर किया। ऐसे ही अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती थी, उनमें योग्यता देखा जाता था। उनके आधार पे ये अधिकारियों की नियुक्ति करते थे और भ्रष्टाचार को कम किया और जनगणना करवाई। इसके बाद सैन्य सुधार भी कुछ देखने को मिलता है। इसने जो पहले सेना होते थे उसमें चेंजेस लाए और अस्थाई सेना का गठन किया। सैनिक के वेतन और सेवा अवधि निर्धारित की गई। सैनिक के सारे जितने सैनिक थे उनको वेतन एक निर्धारित सीमा पे मिल जाते थे और निर्धारित पैसे मिलते थे और इनके कालखंड और अवधि भी निर्धारित कर दिया गया। प्रेटोरियन गार्ड की स्थापना किया। प्रेटोरियन गार्ड की स्थापना किया और आर्थिक सुधार में क्या किया? कर व्यवस्था में सुधार हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला और सड़कें, पुल, बंदरगाह बनाए गए। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में ऑक्टेवियन ने एक बेहतरीन कार्य किया। पारिवारिक संस्था को मजबूत कर दिया और साहित्य और कला को भी संरक्षण देने लगा। जब साहित्य और कला को संरक्षण दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मंदिरों और भवनों का पुनर्निर्माण करवाएगा और कला और साहित्य को विकास करेगा। पैक्स रोमाना क्या है? पैक्स रोमाना एक ऐसा कालखंड है जिसमें अगस्तक के शासन से शांति स्थिरता का युग शुरू हुआ, जिसे पैक्स रोमाना कहा गया। अगस्तक ने पहले गृह युद्ध जो चल रहे थे जूलियस सीजर के मौत के बाद, उसके बाद एक स्थिर शासन आया और शांति प्रिय से लोग रहने लगे। इसी कालखंड को पैक्स रोमाना कहते हैं। इसका प्रभाव लगभग 27 ईसा पूर्व से 180 ईस्वी तक चला। पैक्स रोमाना के बाद बहुत ही रोमन साम्राज्य में शांति स्थापित हुआ और इसका प्रभाव 180 ईसा पूर्व तक चला, यानी 207 वर्ष तक इसका प्रभाव इन क्षेत्रों पर रहा। और इसमें से महत्वपूर्ण जो हमने सारे डाटा को इकट्ठा किया और डेट जो बताए थे उसको एक जगह हमने महत्वपूर्ण तिथि रख दिया ताकि आप लोग को याद करने में आसानी। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का मौत हो जाता है और 43 ईसा पूर्व में द्वितीय त्रिमुर्व का गठन होता है और 31 ईसा पूर्व में एक्टियम का युद्ध होता है और 27 ईसा पूर्व में इसकी शासन की शुरुआत और अगस्तक की उपाधि होता है और 14वीं ईसा पूर्व में अगस्तक की मृत्यु हो जाता है और यहाँ से इसका शासन समाप्त हो जाता है। इससे हम लोग को निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अगस्तक ने युद्धग्रस्त रोम को, जो युद्धगृह में समाहित था रोमन साम्राज्य, उसको खत्म करके एक संगठित, समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया।
इसी कारण अगस्तन काल का रोमन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमें शायद लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे आंसर लिखना है। एक एक प्रॉपर आंसर है आप लोग को लिखने के लिए, इसमें कोई चेंजेज नहीं करना, ऐसे ही आप लोग को आंसर लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करने का प्रयास कीजिए ताकि चैनल ग्रोथ करे। आप लोग के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रोमन साम्राज्य, प्रश्न संख्या 2। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के उदय और प्रसार का वर्णन कीजिए। अब रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का उदय कैसे हो जाता है, प्रचार प्रसार कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे होती है, प्रारंभिक उत्पीड़न कैसे हुआ, संत पौल का योगदान क्या है, और कॉन्स्टेंटाइन व्यवस्था क्या है, और राजधर्म कैसे बना और इसका प्रभाव क्या पड़ा, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जानकारी आपको शुरुआत में ही मिल गई और इसे हम त्वरित फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। देखिए, 4 BC से 30 CE तक ईसा मसीह का जीवन है। 4 BC से 30 CE तक ईसा मसीह का जीवन है। ईसाई धर्म का प्रारंभ 30 CE को हुआ। फिर उसके बाद नीरो द्वारा उत्पीड़न शुरू हो गया। नीरो का कालखंड 14 CE से 68 CE तक है। नीरो का कालखंड, नीरो द्वारा उत्पीड़न होना शुरू हुआ, इसका कालखंड 54 से 68 CE तक है। फिर संत पौल का प्रचार शुरू होता है 313 CE से। तो ईसा मसीह का जीवन क्या है, 4 BC से 30 CE तक, और ईसाई धर्म का प्रारंभ हो जाता है 30 CE को, यानी ईस्वी को। CE मतलब ईस्वी। और नीरो का उत्पीड़न 64 ईसा जब आता है तो उस समय नीरो द्वारा बहुत ही उत्पीड़न किया जाता है, और नीरो का कालखंड है 54 ईस्वी से लेके 68 ईस्वी तक। फिर मिलान की घोषणा होता है। मिलान की घोषणा होता है 380 ईस्वी को, और राजकीय धर्म बन गया। तो ईसाई अब भूमिका कैसे लिखते हैं? ईसाई धर्म विश्व की सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक है। विश्व की सबसे प्रभावशाली धर्म ईसाई धर्म ही है। इसका उदय रोमन साम्राज्य के दौरान हुआ और प्रारंभ में इसका विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे साम्राज्य में फैल गया। बाद में यह राजकीय धर्म बनकर उभरा। तो ईसाई धर्म से जो रिलेटेड मेन गुरु हैं या मेन जो जिनको मानते हैं वो हैं ईसा मसीह। उनके जीवन कालखंड को हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म लगभग 4 ईसा पूर्व में हुआ। उन्होंने प्रेम, करुणा, समानता, क्षमा, मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने प्रेम, करुणा, समानता, क्षमा और मानव सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं गरीबों, दासों और सामान्य लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो गया। लगभग 30 ईस्वी में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। तो इनका जो कालखंड रहा 4 BC से 30 ईस्वी तक। उसके बाद ईसाई धर्म की मुख्य शिक्षा क्या था? मुख्य शिक्षा क्या देते थे? बोलते थे ईसाई धर्म में कि एक ईश्वर में विश्वास रखो, सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखो और सभी मनुष्य को समान नज़रों से देखो। और इनका मेन था कि प्रेम और क्षमा का महत्व। प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम की भावना रखो और क्षमा करने का
क्षमता भी रखो, दया और सेवा का भाव रखो और पापों से मुक्ति का मार्ग बताया। ईसाई धर्म में ये प्रमुख बातें हैं जिनको सारे लोगों ने फॉलो करके इनकी पूजा करते हैं। प्रारंभिक अनुयायी और प्रचार कैसे हुआ ईसा का? ईसा मसीह ने शिष्यों ने उनके विचारों को प्रचार शुरू किया। विशेष रूप से संत पौल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे उन्हीं ने इनका प्रचार और प्रसार किया। विशेष रूप से उनका एक संत का नाम आता है संत पौल। संत पौल ने भारी योगदान दिया ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने में, और राजकीय धर्म बनने में भी संत पौल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने रोमन साम्राज्य के अनेक नगरों में जाकर धर्म का प्रसार किया और उन्होंने ईसाई धर्म को केवल यहूदियों तथा सीमित नहीं रखा बल्कि सभी लोगों तक पहुंचाया। अब रोमन शासकों द्वारा उत्पीड़न कैसे होता है? उत्पीड़न का काल शुरू हो गया। प्रारंभ में रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म के विरोधी थे। जो धर्म का विरोध कर रहे थे रोमन साम्राज्य, इनको क्या पता कि आगे जाके रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ही ईसाई धर्म बन जाएगा। तो इसका विरोध का मुख्य कारण क्या था? सम्राट पूजा का विरोध। इनका जो विरोध करने का मुख्य कारण था कि सम्राट पूजा का विरोध किया और पारंपरिक रोमन धर्म को चुनौती दे दिया। जो रोमन साम्राज्य में जिस धर्म को मानते थे या मान्यता था, उन्हीं को इसने चुनौती दे दिया और धीरे धीरे ईसाई की बढ़ती लोकप्रियता ने इस समाज को और आगे की ओर ले गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है कि नीरो ने 64 ईस्वी में सम्राट नीरो ने ईसाइयों पर अत्याचार किया और नीरो का जो कालखंड है 54 से 68 ईस्वी तक, और ये कालखंड से 4 वर्ष पहले इन्होंने ईसाइयों पर अत्याचार शुरू कर दिया। 303 ईसा पूर्व जब आता है, 303 ईस्वी के करीब ये सम्राट डायोक्लेशियन ने बड़े पैमाने पर दमन किया। तो 64 ईस्वी में सम्राट नीरो ने अत्याचार किया और 303 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेशियन ने बड़े मात्रा में दमन की शुरुआत किया। अब एक आता है कॉन्स्टेंटाइन का योगदान। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने 313 ईस्वी में मिलान की घोषणा की गई। कॉन्स्टेंटाइन साम्राज्य का और 313 ईस्वी में मिलान सम्मेलन की घोषणा की। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता मिली और ईसाइयों पर अत्याचार बंद हुए। चर्चों का निर्माण शुरू हो गया। चर्चों का निर्माण शुरू हो गया और राजकीय धर्म बनने की नींव रखी गई। अब राजकीय धर्म 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का अधिकार धर्म घोषित कर दिया। यहाँ से कुछ पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जाना है कि 4 बीसी को ईसा मसीह का जन्म हुआ और 30 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गया। उसके बाद रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। लोकप्रियता बढ़ने के कारण लोग और जो सम्राट थे नीरो जैसे, उन्हें रोमन साम्राज्य में ईसाइयों धर्म से जुड़े हुए लोग पर भारी मात्रा में दमन किया और उन पे अत्याचार किया। और 303 ईस्वी में एक सम्राट डायोक्लेशियन आता है, उसने भी भारी मात्रा में दमन किया। लेकिन बाद में एक राजा आता है कॉन्स्टेंटाइन, इसका भारी मात्रा में ईसाई धर्म को उभारने में योगदान रहता है। इसने एक 313 ईस्वी में मिलान की घोषणा करता है और इस मिलान में अत्याचार ईसाई पर बंद कर दिया जाता है और चर्चों का निर्माण किया जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। और 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया।
इसके बाद पूरे साम्राज्य में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा। अब ईसाई धर्म का प्रसार का कारण क्या है? इतना भी प्रसार क्या हो रहा था? क्योंकि इसकी शिक्षा जो थी बहुत ही सरल था। जैसे हमारे देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, क्योंकि संस्कृत भाषा से हमारी जो पाली और प्राकृत भाषा थी वो सरल थी, वो जन भाषा था। जन भाषा होने का मतलब ये है कि जन द्वारा बोली गई भाषा जो सरल व्याकरण और सरल उच्चारण से सम्मिलित हो। उसी प्रकार जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का मुख्य कारण था कि इनकी जो शिक्षा था बहुत ही सरल था, समानता का संदेश दिया और संत पौल ने इसको भारी बड़े बड़े शहरों में प्रचार प्रसार किया। रोमन सड़कों और व्यापारिक मार्गों का उपयोग किया और शासकों का समर्थन मिला। थियोडोसियस था और कॉन्स्टेंटाइन जैसे सम्राट का समर्थन मिला, और नीरो और डायोक्लेशियन के द्वारा अत्याचार भी झेलनी पड़ी। इनमें से सारे महत्वपूर्ण तिथि हैं, इनको आप एक नज़र में आप देख सकते हैं कि कब क्या हुआ। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे। ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य, सांस्कृतिक और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आज यह विश्व के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं और सामंतवाद के प्रमुख घटकों की विवेचना कीजिए। इसमें हम लोग सामंतवाद की परिभाषा पढ़ेंगे और लॉर्ड बासाल के संबंधों के बारे में जानेंगे और भूमि व्यवस्था इस समय कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। किसान और मनोर प्रणाली और इसकी विशेषता के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। एक हम लोग त्वरित फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे रोमन साम्राज्य का पतन लगभग 476 ईस्वी में हो गया था, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने लगी। अगर केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो स्थानीय शासकों का उदय होगा, और इसके उदय के कारण भूमि आधारित व्यवस्था में क्या चेंजेज आए, क्या परिवर्तन आया, उसको हम लोग देखेंगे और लॉर्ड बासाल संबंध के बारे में जानेंगे। और लॉर्ड बासाल संबंध के बाद ये सामंतवाद का विकास होता है। इसी पे तो हम लोग को चर्चा करना है कि सामंतवाद क्या है। तो इस क्वेश्चन को सामंतवाद के समझाने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका तैयार करते हैं। सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। सामंतवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि ही शक्ति का मुख्य आधार था। इस व्यवस्था का विकास रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य डिक्लाइन होना शुरू हुआ, पतन होना शुरू हुआ, उसके बाद सामंतवाद का विकास देखने को मिलता है। मध्य वर्ग और सामंतवाद का अर्थ क्या है? सामंतवाद का अर्थ क्या है? सामंतवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा भूमि सामंतों को देता था। भूमि क्या करता था? जब राजतंत्र चल रहा था, जब रोमन साम्राज्य चल रहा था, तो उस समय राजा भूमि सामंतों को देता था और बदले में वे सैन्य तथा प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते थे। उनको भूमि कुछ क्षेत्र में दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र के रखवाले तुम हो और इसमें सैन्य शक्ति, सेना तैयार करो और इस क्षेत्र का प्रशासनिक सेवा प्रदान करते हुए इस क्षेत्र पर शासन करो। तो सामंतवाद कैसी व्यवस्था है? जिसमें राजा भूमि सामंत को देता था और उसके बदले क्या लेता था? सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं। अब राजा की भूमिका, राजा सर्वोच्च शासक माना जाता था। उसके अधिकार थे भूमि बांटना, सैन्य सहायता लेना और प्रशासनिक नियंत्रण करना।
राजा क्या था? सर्वोच्च शक्ति था। सर्वोच्च शक्ति होने के कारण उनके पास कुछ अधिकार होंगे, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, करों का बंटवारा, करों का कैसे कितना परसेंट लेना है, कितना कृषि कर कितना होगा, कौन सा कर कितना होगा, उस पर ये चर्चा करके निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास था। अब देखते हैं हम लोग लॉर्ड। लॉर्ड बड़े भूस्वामी होते थे। लॉर्ड कौन होते थे? बड़े भूस्वामी होते थे। लॉर्ड बड़े भूस्वामी होते थे। उनके कार्य था भूमि का प्रबंधन, सुरक्षा देना और कर वसूली। अगर यहाँ क्वेश्चन में लॉर्ड को लिखते समय लॉर्ड को अच्छे से समझ लीजिए कि लॉर्ड कौन होता था। इस समय में जब रोमन साम्राज्य चल रहा था तो लॉर्ड बड़े भूस्वामी होते थे। उनका काम था भूमि का प्रबंधन, सुरक्षा देना और कर वसूलना। तो इतना कंसेप्ट आपको लॉर्ड के बारे में मिल जाने के बाद आप लिख सकते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी। वासाल, लॉर्ड वासाल के अधीन होते थे। लॉर्ड जो होते थे वासाल के अधीन होते थे और सैन्य सहायता देते थे और वफादारी की शपथ लेते थे। वासाल किसके अधीन होते थे? लॉर्ड के अधीन होते थे। और लॉर्ड कौन था? बड़े भूस्वामी थे। बड़े भूस्वामी को लॉर्ड कहते थे और लॉर्ड के अंतर्गत काम करने वाले को वासाल कहते थे। और वासाल लोग क्या करते थे कि लॉर्ड के प्रति वफादार के शपथ लेते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। किसान, सर्फ भूमि से जुड़े किसान होते थे। सर्फ भूमि से जुड़े किसान होते थे। वे खेती करते थे, कर देते थे और बदले में सुरक्षा प्राप्त करते थे। हम लोग अब पढ़ेंगे मनोर प्रणाली क्या था। मनोर प्रणाली एक सामंतवाद की आर्थिक इकाई था। मनोर प्रणाली सामंतवाद की एक आर्थिक इकाई था। इसमें शामिल थे खेती की भूमि, गांव और चर्च। मनोर प्रणाली एक सामंतवाद की एक ऐसी आर्थिक इकाई था जिसमें हम लोग इसमें शामिल करते हैं खेती की भूमि, गांव और चर्च और कार्यशालाएं। तो मनोर प्रणाली क्या है? आर्थिक इकाई है। इसमें क्या शामिल होता है? खेती की भूमि, गांव, चर्च और कार्यशालाएं। सामंतवाद की विशेषताएं। सामंतवाद का क्या विशेषता है? ये भूमि आधारित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? भूमि आधारित अर्थव्यवस्था है, विकेंद्रित सत्ता है, सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, कृषि प्रधान व्यवस्था है और पारस्परिक दायित्व है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और सामंतवाद का विकास 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ और सामंतवाद अपने चरम सीमा पे पहुंच गया 11वीं से 13वीं शताब्दी में। सामंतवाद 8वीं और 9वीं शताब्दी को शुरू होता है और 11वीं से 13वीं शताब्दी के बाद ये अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो सामंतवाद क्या है? एक नज़रों में देख लीजिए क्या है, इसमें क्या क्या लिखना है। सामंतवाद का भूमिका रेडी करना है, सामंतवाद का अर्थ समझाइए और इस समय राजा की भूमिका क्या था। लॉर्ड के थे, भूस्वामी थे, वासाल इसके अंतर्गत काम करते थे, किसान और सर्फ कौन थे, मनोर प्रणाली क्या था, इसके बारे में लिख देने के बाद इनके विशेषताएं लिख दीजिए कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, विकेंद्रित सत्ता था और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। सामंतवाद ने मध्यकालीन यूरोप की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पे हम लोग को 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना होता है। दिसंबर 2025 का ये प्रश्न पत्र है। मध्यकाल में श्रेणियाँ क्या था? तो व्यापार और शिल्प का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ और व्यापारियों और कारीगर की संख्या बढ़ी और गिल्ड प्रणाली का गठन हुआ। उत्पादन और गुणवत्ता पर नियंत्रण हुआ और नगरों और व्यापार का विकास हुआ। मध्यकाल में श्रेणियों के बारे में लिखना है, श्रेणियाँ के बारे में लिखना है कि व्यापार और शिल्प था उसका विकास हुआ। उससे विकास होने के कारण व्यापारिक और कारीगरों की संख्या बढ़ गई और श्रेणियों का क्या हो गया? गठन हो गया और जिसके कारण ये उत्पादन और गुणवत्ता पे नियंत्रण हासिल किया, जिसके कारण नगरों और व्यापार की विकास हुआ। भूमिका,
मध्यकालीन यूरोप में गिल्ड व्यापारियों और कारीगरों के संगठित संघ थे। मध्यकालीन यूरोप में व्यापारियों और कारीगरों की संख्या बढ़ने के कारण एक संगठित संघ बनाया गया जिसे गिल्ड कहते हैं। इसका विकास मुख्यतः 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। इसका उद्देश्य व्यापार को व्यवस्थित करना, उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना, सदस्यों के हितों की रक्षा करना, सदस्यों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना गिल्ड का काम था। गिल्ड का प्रकार कौन कौन से थे? व्यापारी गिल्ड थे, कारीगर गिल्ड थे। कौन कौन थे? व्यापारी गिल्ड और कारीगर गिल्ड। व्यापारी का संगठन व्यापारी गिल्ड कहलाता था और व्यापारी मार्गों की सुरक्षा प्रदान करता था और वस्तुओं की व्यापार पे नियंत्रण हासिल करता था। कारीगर गिल्ड का क्या काम था? इसके अंदर कौन कौन लोग आते थे? कारीगरी में लोहार हो गए, सोनार हो गए, बढ़ई, बुनकर आदि का संगठन था जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित करना था। गिल्ड की संरचना क्या था? प्रशिक्षु, अप्रेंटिस और जर्नीमैन और मास्टर। गिल्ड की संरचना एक जो प्रशिक्षु जो नौसिखिए होते थे, जो काम सीखना शुरू करते थे, वो प्रशिक्षु श्रेणी में आते थे, जर्नीमैन और मास्टर। इस गिल्ड श्रेणी का क्या महत्व था? गिल्ड श्रेणी का प्रथम महत्व था कि व्यापार को संगठित किया, शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कारीगर के अधिकारों की रक्षा की, तकनीक ज्ञान को आगे बढ़ाया और व्यापार करने में जो व्यापारिक मार्गों को सुरक्षा प्रदान किया और क्या किया? वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किया। तो गिल्ड मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक प्रगति और शहरी विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। मध्यकालीन यूरोप में शहरी केंद्रों का विकास। 10वीं शताब्दी के बाद कृषि में सुधार होने के कारण, अधिशेष उत्पादन होने के कारण व्यापार में वृद्धि हुआ और बाजार और मेले की विकसित हुए। जैसे जैसे कृषि में सुधार हुआ, अधिशेष उत्पादन होने से नए वर्ग नए कामों में लग गए, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुआ, बाजार और मेले की विकसित हुआ और शहरी केंद्र का विकास हुआ। प्रारंभिक मध्यकाल के बाद यूरोप में कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास से नगरों का तेजी से विस्तार हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद कई नए शहर केंद्र उभर कर सामने आए। विकास का कारण यह था कि कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ और व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और गिल्ड श्रेणियों का विकास हुआ, जिसके कारण मध्यकालीन नगरों का विकास हुआ। प्रभाव क्या पड़ा? व्यापार वर्ग का उदय हुआ और शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ, सामंतवाद कमजोर होने लगे और नगर प्रशासन विकसित हुआ। निष्कर्ष: शहरी केंद्रों के विकास ने आधुनिक यूरोप में आर्थिक सांस्कृतिक की नींव रखी। दास उत्पादन प्रणाली का संकट। दास उत्पादन प्रणाली का संकट क्या है? रोमन साम्राज्य का विस्तार रुक गया, नए दास मिलने कम हो गए। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार कम हुआ तो नए दास मिलने कम हुए, जिससे कृषि क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर और दासों में कमी देखने को मिली, जिसके कारण उत्पादन में क्षमता घटी, उत्पादन में कमी आया। तो उत्पादन में कमी आने के कारण क्या होगा? अधिशेष उत्पादन नहीं होगा। अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, जो शहरों में काम कर रहे थे वो अब क्या हो जाएंगे? शहरों से गाँव की तरफ पलायन होना शुरू हो जाएंगे और आर्थिक संकट बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? सामंतवाद का विकास हो जाएगा। भूमिका: प्राचीन रोमन अर्थव्यवस्था का आधार दास श्रम था। समय के साथ यह व्यवस्था कमजोर होने लगी और संकट उत्पन्न हो गया। संकट का कारण यह था कि युद्ध में कमी आने से नए दास नहीं मिले, दास श्रम कम उत्पादक था, रख रखाव का खर्चा बढ़ गया, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और बाहरी आक्रमण में भी तेजी और वृद्धि देखने को मिला।
तो इसका परिणाम हुआ कि कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई और अधिशेष उत्पादन में कमी देखने को मिली, जिससे रोमन अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ और भूमि आधारित सामंतवाद विकसित हुए। दास उत्पादन प्रणाली के संकट ने प्राचीन विश्व के मध्यकालीन विश्व की ओर प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकालीन यूरोप में जहाज निर्माण। मध्यकालीन यूरोप में जहाज निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, कौन से तकनीक आए, ये हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही कृषि क्षेत्र में विकसित हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय हो गया, व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो समुद्री मार्गों का विस्तार हुआ। समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार करना शुरू हुआ, नई तकनीकों का उपयोग हुआ और बेहतर जहाज बनने लगे और यूरोप का समुद्री व्यापार बढ़ गया। मध्यकालीन यूरोप में समुद्री व्यापार के विस्तार के साथ जहाज निर्माण उद्योग ने विकास किया। यह यूरोप की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बना और इसका मुख्य विशेषता था कि मजबूत लकड़ी के जहाज बनाए गए और दिशा जानने के लिए कंपास का उपयोग हुआ और बड़े मालवाहक जहाज विकसित हुए। प्रमुख जहाज थे कॉग और कैराक और कैरबेल। प्रमुख जहाज कॉग, कैराक और कैरबेल, ये तीन जहाज प्रमुखता रूप से बनाए जाते थे, जिसका प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि देखने को मिले। नए व्यापारिक मार्ग खुले और आर्थिक समृद्धि देखने को मिला और समुद्र शक्ति का उदय हुआ। निष्कर्ष, जहाज निर्माण के यूरोप को विश्व व्यापार की प्रमुख शक्ति बनने में सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस्लाम से पहले के अरब क्षेत्र की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। जब इस्लाम क्षेत्र का या इस्लाम धर्म का विकास हो रहा था, तो उसके पहले अरब क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप का क्या सामाजिक संरचना था, इसमें क्या पढ़ना है। जाहिलिया काल, अरब का भौगोलिक वातावरण और कबीलाई व्यवस्था, सामाजिक संरचना, महिलाओं की स्थिति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति और इस्लाम धर्म की उदय की पृष्ठभूमि। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट हमेशा हर एक क्वेश्चन में देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अरब रेगिस्तानी वातावरण था। अरब कैसा था? रेगिस्तानी वातावरण था, जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखने को मिलते हैं। ऊँट और खजूर के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता था, जिसके कारण लोग पानी और चारागाह की तलाश में ऊँटों को लेके, अपने जानवर को लेके इधर से उधर भटकते रहते थे, जिससे घुमंतु या खानाबदोश जीवन जीना पड़ता था। तो इसके कारण लोग अपने रक्त संबंध के साथ कबीला बनाए, कबीलाई समाज का विकास हुआ। अपने रक्त संबंधे परिवार के एक साथ रहने लगे, जिसको कबीला कहा गया। वही कबीलाई समाज का धीरे धीरे अलग अलग कबीले मिलके कबीलाई समाज का विकास किया गया और जिसके कारण ये अपने अलग अलग तरीके, अलग अलग रूप से व्यापारिक गतिविधियां में पार्टिसिपेट किए, सम्मिलित किए, जिसके कारण गतिविधि में बढ़ी। तो जो पावरफुल कबीलाएं होंगे वो अधिक व्यापार किया करते होंगे, संघर्ष करते होंगे, लड़ाई में झेलते होंगे, जिसके कारण सामाजिक असमानता बढ़ी। सामाजिक असमानता बढ़ने के कारण जहिलिया अज्ञानता का युग शुरू हुआ। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है 770 ईस्वी में और 610 ईस्वी में इनका इस्लाम का उदय होता है। इसके बाद कुछ से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है और 632 में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नए नए खिलाफत उभर के आते हैं और इन क्षेत्रों पर शासन करते हैं।
भूमिका। इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज को जहिलिया काल कहा जाता है। इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज में अरब प्रायद्वीप पे रहने वाले लोगों को अरब समाज कहते हैं, जो जिसे पहले जहिलिया काल कहा जाता है। जहिलिया का अर्थ होता है अज्ञानता का युग। यह शब्द पूरी तरह अज्ञानता नहीं बल्कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अव्यवस्था को दर्शाता है। उस समय अरब में कोई शक्तिशाली केंद्रीय शासन नहीं था और समाज विभिन्न विभिन्न कबीले में विभाजित थे। अरब का भौगोलिक वातावरण क्या है? अरब प्रायद्वीप अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तानी है। इस पॉइंट को आप रेखांकित कीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अरब प्रायद्वीप के अधिकांश भाग रेगिस्तान है, जिसके कारण यहाँ के लोग घुमंतु जीवन और खानाबदोश जीवन जीते थे। लेकिन इस कारण से अस्थायी कृषि सीमित थी। ना पानी था, ना क्षेत्र था, इसीलिए कृषि करना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ के महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। और लोग पानी के साथ स्रोतों के आसपास बसते थे। ऊँट जीवन का आधार बन गया और इसी कारण अरब को कभी कभी ऊँटों की सभ्यता भी कहा जाता है। और कबीलाई व्यवस्था। अरब समाज का आधार कबीला था। प्रत्येक कबीला का मुखिया होता था जिसे सम्मान दिया जाता था। कबीले के सदस्य में एक दूसरे की रक्षा करते थे, सामूहिक निर्णय लेते थे, अपनी प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते थे। तो कबीला का आधार उनके जो एक मुखिया होते थे और उनको सम्मान दिया जाता था। वो सब मिल के एक दूसरे की रक्षा करते थे, सामूहिक निर्णय लेते थे और अपने प्रतिष्ठा की सर्वोपरि मानते थे। कबीलाई प्रतिद्वंद्वित्व के कारण अक्सर युद्ध होते रहते थे। सामाजिक संरचना में कई वर्गों में विभाजित थे। जैसे कबीलाई मुखिया था, कबीलाई वर्ग, समान लोग और दास वर्ग। कबीलाई मुखिया और समान लोग, व्यापारी लोग और दास वर्ग, ये सामाजिक उस समय वर्गों में विभाजित था। ये याद रखना। सामाजिक संरचना जब भी आएगा अरब के बारे में तो ये आपको लिखना होगा कि कबीलाई मुखिया और उसके बाद व्यापारिक वर्ग, समान जो लोग वहाँ पे थे और दास वर्ग। मक्का जैसे नगरों में व्यापारिक वर्ग अत्यंत प्रभावशाली थे। मक्का में प्रभावशाली व्यापारी वर्ग का विकास हुआ। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, शिक्षा के अवसर सीमित थे, संपत्ति के अधिकार नहीं थे और कन्या हत्या प्रचलित था। विवाह संबंधी निर्णय पुरुष ही लेते थे। हालांकि कुछ समृद्ध परिवार में महिलाओं को व्यापार करने का अवसर भी मिलता था। आर्थिक व्यवस्था इस समय अरब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अरब व्यापारी निम्न क्षेत्रों से जुड़े थे: भारत, अफ्रीका, फारस, भूमध्य सागरीय। मुख्य व्यापारिक वस्तु कौन सा था? मसाले लेते थे, धूप, चमड़ा और कपड़ा। मसाले, धूप, चमड़ा, कपड़ा। और मक्का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धार्मिक स्थिति। अरब प्रायद्वीप या अरब वाले लोग को धार्मिक स्थिति उस समय कैसी थी? अरब में बहुल देववाद प्रचलित था और मूर्ति पूजा। कबीलाएँ के जो पूर्वज होते थे या उनके जो सम्मानित व्यक्ति होते थे, उनके मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता था। और अरब में बहुल देववाद प्रचलित था। अनेक देवताओं की पूजा होती थी। धार्मिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिया से महत्वपूर्ण थे। यह लगभग 360 मूर्तियाँ स्थापित थी। लगभग यहाँ 360 मूर्तियाँ स्थापित थी। इस्लाम का उदय की पृष्ठभूमि। सामाजिक असमानता, कबीलाई संघर्ष और धार्मिक अव्यवस्था के कारण समाज में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी पृष्ठभूमि में इस्लाम का उदय होता है और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तिथि दिया गया है इस्लाम से रिलेटेड। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म होता है और 40 वर्ष के उम्र में वो पहली बार वही प्रकाशन, उनको बुद्धि का ज्ञान होता है।
और ये मक्का से मदीना की ओर प्रवास करते हैं 622 में, और इसी समय हिजरी संवत का विकास होता है। निष्कर्ष: पूर्वी इस्लामी अरब समाज जनजातीय, व्यापारिक और असमानताओं से भरा हुआ था। इस्लाम ने इसी समाज में एकता, समानता और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। इंका राज और साम्राज्य पर एक निबंध लिखे। इंका सभ्यता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके इस समय प्रशासन कैसा था, और और समाज, अर्थव्यवस्था और उपलब्धि और पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्वरित फ्लो चार्ट एक देख लेते हैं हम लोग। 12वीं शताब्दी इंका लोगों का उदय हुआ। 12वीं शताब्दी जब आता है तो इंका लोगों का उदय होता है, कुस्को राजधानी बनती है और 1438 में विस्तार शुरू होता है। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनती है, विशाल साम्राज्य का निर्माण होता है और 533 ईस्वी में स्पेनिश विजय होता है। 533 ईस्वी में स्पेनिश विजय होता है। तो इंका अगर सभ्यता के बारे में आएगा, इंका लोगों के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट लिखना है। इतना भी आप याद रखिएगा तो 5-10 पॉइंट लिख के 2-2.5 पन्ना लिख सकते हैं। तो इंका लोगों का उदय होता है और कुस्को राजधानी बनती है, 1438 में विस्तार करना शुरू होता है, जिससे मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनती है और विशाल साम्राज्य का निर्माण होता है, और 533 ईस्वी में स्पेनिश पर विजय कर लेता है। भूमिका: इंका साम्राज्य दक्षिण अमेरिका की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक था। इसका विस्तार वर्तमान पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली के कुछ भागों तक था। ये इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में इंका सभ्यता का विकास हुआ, जिसका वर्तमान जो देश का नाम है पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली के कुछ भागों तक ये सीमित था। इसका प्रशासन अत्यंत संगठित था। इसकी इंजीनियरिंग क्षमता अद्भुत था। इंका सभ्यता का उदय: इंका लोगों का उदय लगभग 12वीं शताब्दी में होता है और 1438 ईस्वी में शासक पचाकुती के समय साम्राज्य में तेजी विस्तार देखने को मिलता है, और राजधानी किसको बनाता है? कुस्को को। और प्रशासनिक व्यवस्था इस समय था कि शासक को सापा इंका कहा जाता था। इंका सभ्यता में इंका के लोगों शासक को सापा इंका कहा जाता था। उसे सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। साम्राज्य को 4 प्रशासनिक भागों में विभाजित किया गया था। सामाजिक व्यवस्था क्या था? समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था: शाक वर्ग, शासक वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। शासक वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। परिवार और सामुदायिक सहयोग को बहुत महत्व दिया गया। इसका आर्थिक स्थिति कृषि आधारित ही था। इसके मुख्य फसल मक्का, आलू और क्यूबिनोआ। मीटा प्रणाली के अंतर्गत लोग श्रम कर देते थे। यहाँ कर है, कर। मीटा प्रणाली के अंतर्गत लोग श्रम कर देते थे। उपलब्धि क्या था इंका व्यवस्था का? विशाल सड़कें नेटवर्क थी, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होता था, पत्थर निर्माण कला था, मजबूत पुल थे। पतन कैसे होता है? 533 ईस्वी में स्पेनिश विजेता ने इंका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 533 ईस्वी आते आते इंका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया और 1438 में इसका विस्तार ही होता है और लगभग 100 साल
में इसका क्या हो जाता है, समापन भी हो जाता है और स्पेनिश विजेता द्वारा विजित कर लिया जाता है। तो इनका सभ्यता का यहाँ तिथि दिया गया कि उदय होता है 1200 ईस्वी में और विस्तार प्रारंभ होता है 1438 में और 1533 में निष्कर्ष। इंका साम्राज्य अपनी प्रशासनिक दक्षता, कृषि, तकनीक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए विश्व इतिहास महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय में क्या था, विश्व सड़क निर्माण नेटवर्क था, विशाल सड़क नेटवर्क था, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होता था, पत्थर निर्माण कला था और मजबूत पुल भी बनाया था। इसीलिए तकनीक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्यकालीन विश्व के व्यापारिक समुदायों का विवरण लिखिए। जब मध्यकाल के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे विश्व में, तो इस समय व्यापारिक वर्ग या व्यापारिक समुदाय का क्या विवरण क्या था उसके बारे में हम लोग विवरण लिखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक नेटवर्क, अरब व्यापारी, भारतीय व्यापारी, चीनी व्यापारी, आर्मेनिया व्यापारी और व्यापार के प्रभाव क्या पड़े। तो व्यापारिक नेटवर्क एक हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे कि स्थलीय व्यापार मार्ग, स्थलीय व्यापार मार्ग सबसे ज़्यादा फेमस रेशम मार्ग का विकास, जिस पे कुषाण शासक का भी क्या रहा, अधिकार रहा। ये चीन से लेके पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों तक कवर करता था। समुद्री व्यापार भी बढ़ा और व्यापारिक समुदाय मजबूत हुए, जिससे विश्वव्यापी संपर्क बढ़ा। मध्यकालीन विश्व में व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धर्मों और तकनीकी और विचार, दर्शन, गणित आदि का भी आदान प्रदान हुआ। विभिन्न व्यापारिक समुदाय ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब व्यापारी के बारे में पढ़ते हैं। अरब व्यापारी हिंद महासागर व्यापार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समूहों में से एक थे। ये व्यापार भारत और अफ्रीका और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में करते थे। भारत और पूर्वी अफ्रीका, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से करते थे। ये कुछ वस्तुएं, मसाले, घोड़े, मोती आदि का व्यापार किया करते थे। भारतीय व्यापार प्राचीन काल से ही सक्रिय थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता था, उस समय ही साक्ष्य मिलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से ये व्यापार किया करते थे। वो निर्यात करते थे, आयात करते थे। तो ये प्राचीन काल से ही भारत दूसरे देशों से व्यापार करते आए हैं। तो निर्यात करते थे मसाला, सूती वस्त्र और रेशम। भारतीय बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे। चीनी व्यापारी रेशम मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए थे। चीन से ही होकर पश्चिम एशिया तक जाते थे। मुख्य वस्तुएं रेशम, कागज और चीनी मिट्टी के बर्तन। अर्मेनियाई व्यापारी यूरोप और एशिया के बीच संपर्क स्थापित करते थे। यूरोप और एशिया के बीच में संपर्क स्थापित करना अर्मेनियाई व्यापारी का काम था। उनकी सफलता का कारण था कि बहुभाषी क्षमता। अर्मेनियाई व्यापारी के लोग वहाँ बहुभाषी मतलब एक भाषा से अधिक भाषा जानने और बोलने की क्षमता था। विस्तृत नेटवर्क था और व्यापारिक अनुभव, और इसका व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा। नगरों का विकास हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, गणित, वैज्ञानिक तकनीक का विस्तार हुआ, दर्शन क्षेत्र का विकास हुआ, आर्थिक समृद्धि बढ़ी, नए विचारों का प्रसार हुआ। महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग, रेशम मार्ग जैसे है चीन, मध्य एशिया और यूरोप तक ये जाकर इससे जुड़ते थे। हिंद महासागर मार्ग, भारत, अरब और अफ्रीका। रेशम मार्ग चीन, मध्य एशिया और यूरोप तक जाते थे और हिंद महासागर मार्ग से भारत, अरब और अफ्रीका जैसे देशों में, कंटिनेंट में क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। मध्यकालीन व्यापारिक समुदाय ने वैश्विक संपर्क, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं व्यापारिक नेटवर्कों ने अधिक वैश्विक की प्रारंभिक नींव रखी।
अब है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो शिया इस्लामी संप्रदायों का उदय पे आपको 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। फ्लो चार्ट ही आपको आंसर लिखने के लिए सटीक विवरण देगा, क्योंकि ये फ्लो चार्ट अगर माइंड में बैठ गया तो आप लिख दीजिएगा सीक्वेंस में। क्योंकि शिया इस्लामी संप्रदाय का उदय तब होता है जब 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हो जाती है। पैगंबर की मृत्यु हो जाती है, उस समय शिया इस्लामी धर्म का उदय होता है। उत्तराधिकारी विवाद चलते हैं और जिसके कारण अली समर्थक अलग हुए। 632 ईसा पूर्व में क्या हुआ? पैगंबर की मृत्यु हो गया और बिना उत्तराधिकारी बनाए हुए उनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो उत्तराधिकारी विवाद हो गया, जिसके कारण अली के समर्थक अलग हो गए और 656 ईस्वी में अली चौथे खलीफा बने और 680 में करवाला की घटना हुआ, जिससे शिया समुदाय मजबूत हुआ। तो शिया इस्लाम की प्रमुख शाखाओं में से एक है। शिया शब्द शियात ए अली से निकला है। शिया शब्द शियात ए अली से निकला है, जिसका अर्थ है अली के समर्थक। शिया मुस्लिम वैसे लोग हैं जो इस्लाम के चौथे खलीफा अली के समर्थक में उनकी पूजा और उनकी जो उपदेश दिया गया उनके समर्थन में ये लोग कार्य करते हैं। इनकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी के विवाद से हुआ। शिया संप्रदाय का उदय का कारण अली को पैगंबर का वैध उत्तराधिकारी माना गया। शिया संप्रदाय के लोग थे जो अल बक्र और उमर और उस्मान जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय खलीफा थे, उनको नहीं मानकर ये चौथे खलीफा को, अली को ही क्या मानते थे कि पैगंबर का वैध उत्तराधिकारी है। खलीफा चयन की प्रक्रिया पर मतभेद हुआ और राजनीति संघर्ष बढ़ा। करवाला की घटना 680 ईस्वी में होता है, जिसके युद्ध में की मृत्यु हुई और यह शिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रभाव क्या पड़ा? शिया समुदाय अलग पहचान के साथ विकसित हुआ और धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा मजबूत हो गया। शिया संप्रदाय का उदय इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिन्हें इस्लामी दुनिया और धर्म की गहराई को प्रभावित करता है। भारत के साथ अरब देशों का व्यापार। भारत अरब के साथ कैसे व्यापार करते थे? हिंद महासागर में दो सागर हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर होते हुए भारत अरब समुद्री मार्ग व्यापार किया जाता था, मसालों का व्यापार होता था और व्यापारिक समृद्धि बढ़ी और सांस्कृतिक का आदान प्रदान हुआ। भारत और अरब देशों के बीच व्यापार इस्लाम के उदय से पहले से ही चलता आ रहा है। मध्यकाल में यह व्यापार अधिक मजबूत हो गया। व्यापारिक वस्तुएं थी, भारत से निर्यात किया जाता था मसाला, सूती वस्त्र, रेशम। मसाला में सबसे ज़्यादा काली मिर्च और इलायची। और अरब से आयात किए जाते थे घोड़े, मोती, खजूर। और अरब प्रायद्वीप में जो व्यापार किया जाता था, भारत के प्रमुख बंदरगाह गुजरात, कालीकट, मस्कट, अदान। ये दो, गुजरात और कालीकट भारत के बंदरगाह हैं। मस्कट और अदान ये अरब प्रायद्वीप के बंदरगाह हैं। प्रभाव: आर्थिक समृद्धि बढ़ी, सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए और विश्व और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। भारत और अरब के व्यापारिक संबंधों ने मध्यकालीन विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत 700 ईस्वी में उमय्यद
उमय्यद शासन का अंत होने के बाद अब्सी सत्ता में आए। 762 में बगदाद इसकी राजधानी बन गया। 1750 में ये अब्सी खिलाफत शुरू होता है और 1762 आते आते बगदाद की राजधानी बना देता है। ज्ञान और विज्ञान का विकास करता है, इसीलिए ये इस्लामी स्वर्ण युग कहा जाता है। अब्सी खिलाफत इस्लामी इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल था जिसकी स्थापना 700 बीसी में हुई। इस वंश का प्रमुख विशेषता यह था कि राजधानी बगदाद बनाई गई और मजबूत प्रशासन। ये सारे पॉइंट याद रखिए, किसी भी अगर वंश के बारे में आए तो ये राजधानी उसकी याद रखिए। मजबूत प्रशासन, मजबूत सैन्य शक्ति, विद्वानों को संरक्षण दिया और विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया। इनकी उपलब्धि क्या था? अनुवाद आंदोलन शुरू किया, पुस्तकालय स्थापित हुए, शिक्षा का विस्तार हुआ। इसीलिए ये इस्लाम धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। अनुवाद आंदोलन शुरू किया, पुस्तकालय स्थापित हुए और शिक्षा का विस्तार हुआ। और इसका महत्व क्या था? यह काल इस्लामी सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता। अब्सी खिलाफत ने विश्व ज्ञान और सांस्कृतिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एजटेक 1325 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और साम्राज्य का विस्तार करता है। कृषि और व्यापार का विकास होता है, शक्तिशाली राज्य बनकर उभरता है और 1521 में स्पेनिश विजय। 1521 में इसको कौन जीत लेता है? स्पेन जीत लेता है। और एक और हम लोग पढ़े थे, इंका सभ्यता। कौन सा पढ़े थे? इंका लोगों को भी स्पेन वाले ही विजय कर लेते हैं। एजटेक मध्य अमेरिका, वो कौन था? दक्षिण अमेरिका। इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका का था और एजटेक जो था मध्य अमेरिका की एक शक्तिशाली सभ्यता जिसका विकास वर्तमान में हुआ। इसकी राजधानी टेनोच्टिटलान थी। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था, कर व्यवस्था विकसित थी, सेना बहुत मजबूत था। विशेषता में ही लिखना है। समाज वर्ग में बटे हुए थे, शासक वर्ग, सैनिक, व्यापारी और किसान। वहाँ 3 वर्ग में बटे हुए थे, शासक, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। यहाँ पे शासक वर्ग, सैनिक और बीच में आ जाता है व्यापारी। पतन 1521 में एजटेक साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया। एजटेक सभ्यता अपनी उन्नत कृषि, प्रशासन और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अब हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन 9 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में वर्गों के संघर्ष के क्या कारण थे और इससे राजनीतिक संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। क्या पढ़ना है? पैट्रिशियन और प्लेबियन के बारे में पढ़ेंगे और संघर्ष के कारण के बारे में जानेंगे। प्रमुख घटनाएं, सुधार, राजनीति परिवर्तन और महत्व। तरह की रोमन साम्राज्य गणराज्य में वर्गों के संघर्ष का क्या कारण था? तो देखेंगे त्वरित चार्ट में कि रोमन गणराज्य की स्थापना 500 बीसी में होता है और पैट्रिशियन वर्ग का प्रभुत्व शुरू होता है, जिससे प्लेबियनों में असंतोष बढ़ा और 494 बीसी में पहला पृथक्करण हो जाता है और 449 में 12 कांस्य पट्टिकाएँ, 367 बीसी में राजनीतिक अधिकार बढ़े और 287 बीसी में हार्टेशियन कानून बना, जिससे राजनीतिक संरचना में विवाद आया। तो रोमन साम्राज्य के इतिहास में वर्गों का संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना है।
यह संघर्ष मुख्य रूप से दो सामाजिक वर्गों के बीच में हुआ, पैट्रिशियन और प्लेबियन। यह संघर्ष लगभग 494 बीसी से 287 बीसी तक चलता है। इसका उद्देश्य है सामाजिक समानता, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक न्याय प्राप्त करना। पैट्रिशियन और प्लेबियन कौन थे? पैट्रिशियन जो थे उच्च वर्ग के लोग थे। पैट्रिशियन कौन थे? उच्च वर्ग के थे और बड़े भूस्वामी थे। सीनेट और प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। पैट्रिशियन वैसे लोग यहाँ पे थे जो उच्च वर्ग से संबंधित रखते थे, बड़े भूस्वामी थे और सीनेट और प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। अधिकांश राजनीति अधिकार इन्हीं के पास थे। प्लेबियन सामान्य जनता थी। किसान और व्यापारी और सैनिक शामिल थे। प्लेबियन में किसान, व्यापारी, सैनिक शामिल थे। राजनीतिक अधिकार बहुत कम थे। राजनीतिक अधिकार कम थे और इनके पास राजनीतिक अधिकार ज़्यादा था, जिसके कारण सीनेट और प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। संघर्ष के कारण राजनीतिक असमानता। गणराज्य बनने के बाद भी सत्ता केवल पैट्रिशियन के हाथों में रही। गणराज्य बनने के बाद भी पैट्रिशियन के हाथों में सत्ता रही, जिसके कारण प्लेबियन लोगों में असंतोष पैदा हुआ। उसके मुख्य कारण असंतोष पैदा होने का था कि पैट्रिशियन लोग सत्ता प्रशासन में उनके लोग पहुंच पाए और प्लेबियन के लोग नहीं पहुंच पाते थे, निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते थे। और एक आर्थिक समस्याएं भी थी। छोटे किसान लगातार कर्ज में डूबते गए और समस्या भारी कर, ऋणग्रस्त, भूमि में कमी, कई लोग को ऋण के कारण दास तक बना दिया गया। सामाजिक भेदभाव भी किया जाता था। दोनों वर्गों के बीच स्पष्ट सामाजिक दूरी था। विवाह पर प्रतिबंध था और कानूनी अधिकार समान नहीं थे। कानून भी बराबर नहीं था। कानून पैट्रिशियन के लिए अलग और इनके लिए अलग कानून, और विवाह के लिए दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं कर सकते थे और ये प्रतिबंधित था। पहला पृथक्करण हो जाता है। प्लेबियन ने विरोध स्वरूप शहर छोड़ दिया। इसे सेसेशन ऑफ प्लेब्स कहा जाता है। इस दबाव के कारण पैट्रिशियनों को समझौता करना पड़ा और परिणाम हुआ कि ट्रिब्यून नामक पद बनाया गया और ट्रिब्यून को जनता का रक्षक माना गया। 12 कास पट्टिकाएँ 449 बीसी में कानून को लिखित रूप दिया गया। इसे 12 टेबल कहते हैं। जो 449 बीसी में क्या किया गया? लिखित रूप से कानून दिया गया और इसे 12 टेबल कहा गया। इसके लाभ यह हुआ कि कानून सभी के लिए उपलब्ध हुए और मनमाने निर्णय कम हुए और न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी हुई। तो 509 बीसी में क्या होता है? रोमन गणराज्य की स्थापना होता है और 494 में क्या होता है? पैट्रिशियन और प्लेबियन में पृथक्करण हो जाता है, जिसके कारण 12 टेबल आता है, जिसमें नियम कानून दिए जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है? राजनीतिक विस्तार देखने को मिलता है। विवाह संबंधी सुधार 445 बीसी। लेक्स कैनोलिया कानून पारित हुआ। इसके बाद पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच विवाह वैध हो गए। राजनीतिक अधिकार का विस्तार 367 बीसी में लेक्स लिंचियाना सेक्स्टिया लागू हुआ। इसके अनुसार 2 काउंसिलों में से एक प्लेबियन हो सकता था। उच्च पदों तक पहुंच संभव हुई। और हॉर्टेंसियन कानून 287 बीसी में आया। यह संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। 287 बीसी में लेक्स हॉर्टेंसिया लागू हुआ, जिसके कारण
प्लेबियन सभा के निर्णय पूरे रोम पर लागू होंगे। प्लेबियन सभा को जो भी निर्णय लेगा पूरे रोम पर लागू होगा और पैट्रिशियन की स्वीकृति आवश्यक नहीं रही। राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आए। इस संघर्ष ने कई बड़े परिवर्तन हुए। लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी, कानून अधिकार न्यायपूर्ण हो गया और सामाजिक दूरी भी कम हो गया। राजनीतिक संरचना में बहुत ही परिवर्तन आया। आप ऊपर में नए नए कानून बनने लगे जिसमें प्लेबियन पार्टिसिपेट किया, उनका निर्णय स्वीकार करने किए जाने लगे और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी और कानून अधिक न्यायपूर्ण हो गए। समाज में दूरी कम हो गया क्योंकि प्लेबियन और पैट्रिशियन की शादी को वैध कर दिया गया। सत्ता का संतुलन बना, तो जिससे निष्कर्ष निकलता है कि रोमन गणराज्य में वर्गों का संघर्ष केवल सामाजिक विवाद नहीं था बल्कि राजनीतिक समानता की लंबी लड़ाई थी। इस संघर्ष ने रोमन गणराज्य को अधिक संतुलित और प्रतिनिधित्व और संगठित बनाया। यही 2025 परिवर्तन आगे चलकर रोमन प्रशासन की मजबूत का आधार बना। रोमन विश्व को उधारों पर आधारित सभ्यता क्यों कहा जाता है? पता है, रोमन विश्व के उधारों पर आधारित सभ्यता क्यों कहा जाता है? रोमन के धार्मिक संसार के संदर्भ में इनकी चर्चा कीजिए। रोमन धर्म की विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे, यूनानी प्रभाव देखेंगे, एस्ट्रैक्शन प्रभाव देखेंगे, विदेशी देवताओं का समावेश देखेंगे, सम्राट पूजा और निष्कर्ष। प्रारंभिक रोमन धर्म क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर एस्ट्रैक्शन का प्रभाव, यूनानी प्रभाव, विदेशी देवताओं का समावेशन, सम्राट पूजा का विकास, धार्मिक मिश्रण, ए सिविलाइजेशन ऑफ बोरोइंग्स। भूमिका। रोमन सभ्यता को इतिहासकार अक्सर उधारों पर आधारित सभ्यता कहते हैं क्योंकि रोमन ने अनेक सभ्यताओं से विचार, संस्कृति, कला, वास्तुकला, धार्मिक परंपराएं को अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि रोमन सभ्यता जो है विश्व के उधारों पर आधारित सभ्यता है क्योंकि सारे चीज़ों को वास्तुकला, संस्कृति, कला, धार्मिक सभ्यता, विचार, दर्शन आदि को अपनाया। विशेष रूप से रोमन धर्म पूरी तरह मौलिक नहीं था बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों का मिश्रण था। रोमन ने कई चीज़ों को अस्वीकार करने के बजाय उन्हें अपनाकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लिया। प्रारंभिक रोमन धर्म क्या था? प्रारंभिक रोमन धर्म प्राकृतिक आधारित था। जब रोमन साम्राज्य शुरू हुआ, रोमन राज्य का विकास हुआ, उस समय रोमन धर्म प्राकृतिक आधारित था। रोमन प्राकृतिक शक्तियों को दैवी शक्ति मानते थे। प्राकृतिक शक्ति को ही दैवी शक्ति मानते थे जिनमें सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, कृषि से जुड़े देवता होते थे। रोमन साम्राज्य में घरेलू देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रमुख घरेलू देवता थे लारेस और पेनाटेस। लारेस और पेनाटेस ऐसे प्रमुख देवता थे जो घरेलू देवता में पूजे जाते थे। एस्ट्रैक्शन सभ्यता का प्रभाव। रोम के प्रारंभिक विकास पर एस्ट्रैक्शन सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा। रोमनों ने एस्ट्रैक्शनों से सीखा धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर निर्माण और भविष्यवाणी की पद्धति। पक्षियों की उड़ान और पशुओं के अंगों को देखकर शुभ अशुभ का अनुमान लगाया जाता था। यूनानी सभ्यता से क्या सीखा? एस्ट्रैक्शन से क्या सीखा? मंदिर निर्माण, धार्मिक अनुष्ठान और भविष्यवाणी की पद्धति। और यूनानी धर्म से सीखा। रोमन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव यूनानी सभ्यता का पड़ा। रोमनों ने यूनानी देवताओं को अपनाकर उनके नाम बदल दिए। जैसे यूनानी देवता ज्यूसस थे, उसे जुपिटर कर दिए, हेरा को जूनो कर दिए, एरेस को मार्स कर दिए और एफ्रोडाइट्स को वेनस कर दिए और पोसेइडन जो समुद्र के देवता थे उसे नेपच्यून कर दिए। रोमन ने केवल नाम नहीं बदले बल्कि उनकी भूमिकाओं को भी अपने समाज के अनुसार ढाला। विदेशी धर्मों का समावेश। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ,
वैसे वैसे विदेशी धर्म भी रोमन में आने लगे। इनमें शामिल थे मिस्र की देवी आइरिस की पूजा और फारसी देवता मिथ्रांस की पूजा। रोमनों ने इन्हें स्वीकार कर लिया। सम्राट पूजा। रोमन धर्म की एक विशेषता सम्राट पूजा भी थी। विशेष रूप से 27 बीसी में अगस्टस के समय यह परंपरा मजबूत हुई और अगस्टस का कालखंड 27 बीसी से लेके 14 तक चला। सम्राट को केवल शासक नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। इसका उद्देश्य साम्राज्य में एकता बनाए रखना था। धार्मिक सहिष्णुता और सीमाएं। रोमन समाज सामान्यतः धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वे विभिन्न धर्मों को स्वीकार करते थे, लेकिन समस्या तब होती थी जब कोई समूह सम्राट पूजा को अस्वीकार कर देता था। इसी कारण प्रारंभ में ईसाइयों पर अत्याचार हुए। रोम को उधारों की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि रोमनों ने एस्ट्रांक्सों से धार्मिक परंपराएं अपनाई, यूनानियों से देवता और मिथक अपनाए, मिस्र और फारस से धार्मिक विचार ग्रहण किया। उन्हें मिलकर नई रोमन पहचान बनाई। रोम की स्थापना 753 बीसी में होता है और अगस्टस का शासन 27 बीसी से शुरू होता है और ईसाइयों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार नीरो द्वारा 64 सी में किया जाता है और नीरो का शासनकाल 68 में ख़त्म हो जाता है और 313 में मिलान की घोषणा होता है और 380 आते आते ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना दिया जाता है। रोमन धर्म विभिन्न सभ्यताओं का सुंदर मिश्रण था। रोमनों ने दूसरे समाजों से विचार लेकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया। इसी कारण रोमन सभ्यता उधारों पर आधारित सभ्यता कहा जाता है। अर्मेनियाई व्यापारियों के प्रमुख व्यापारिक नेटवर्क का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उनकी सफलता का कारण बताइए। अर्मेनियाई व्यापारी कौन थे, उनका व्यापारिक नेटवर्क क्या था और सफलता का कारण और महत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्मेनियाई की भौगोलिक स्थिति एशिया और यूरोप के बीच संपर्क। अर्मेनिया का जो भौगोलिक स्थिति है एशिया और यूरोप के बीच में है, एकदम बॉर्डर पे आसपास ही है। तो एशिया और यूरोप के बीच में ये संपर्क स्थापित करता था और व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार किया और यहाँ अर्मेनिया के लोग बहुभाषी व्यापारी थे, जिसने विश्वसनीय व्यापारिक समुदाय बना और मध्यकालीन व्यापार में सफलता हासिल की। मध्यकालीन विश्व में अर्मेनियाई व्यापारी अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापारिक समुदायों में से एक था। उन्होंने एशिया, मध्य एशिया, भारत, फारस, रूस और यूरोप में व्यापारिक संपर्क स्थापित किए। उनकी सफलता केवल धन के कारण ही नहीं थी बल्कि संगठन, विश्वसनीयता और नेटवर्क के कारण भी थी। उनकी सफलता केवल धन के कारण ही नहीं थी। उनका धन कारण नहीं था सफलता का, मेन कारण था इनका विश्वसनीयता, संगठित रूप से संगठित थे और इनका जो व्यापार का नेटवर्क था वो बहुत ही बड़ा था। अर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति। अर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति यह थी कि अर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच स्थित था। अर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच स्थित था, इसी कारण यह व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। यह क्षेत्र विभिन्न व्यापारिक मार्गों से जोड़ता था। व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार। अर्मेनिया व्यापारियों ने अपने व्यापार का विस्तार कई क्षेत्रों तक किया। इसमें शामिल था फारस, भारत, रूस, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप। उधर यूरोप की तरफ भी व्यापार करते थे, इधर पूर्व एशिया, रूस और यूरोप में भी और भारत और फारस में भी ये स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग दोनों द्वारा ये क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। भारत के साथ व्यापार। भारत के साथ व्यापार 17वीं शताब्दी तक अर्मेनियाई व्यापारी भारत में भी सक्रिय हो गए।
वे विशेष रूप से इन शहरों में मौजूद थे: सूरत, आगरा और मद्रास। सूरत, आगरा और मद्रास में वे भारत से कपड़ा और मसालों का व्यापार करते थे। व्यापारिक वस्तुएं थी रेशम, मसाले, कपास, आभूषण, धातु। उनकी सफलता का मुख्य कारण था भौगोलिक स्थिति। एशिया और यूरोप के बीच स्थित होने का लाभ उठाते थे। बहुभाषिक क्षमता था, वो अनेक भाषाएं जानते थे, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने व्यापार को आसानी पूर्वक कर सकते थे। व्यापार में इनकी ईमानदारी प्रसिद्ध थी और मजबूत नेटवर्क। वे एक दूसरे से सहायता करके क्या करते थे, नेटवर्क तैयार करते थे। अनुकूलन क्षमता, वो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे। मध्यकालीन विश्व में महत्व, एशिया और यूरोप को पूरे जोड़ के रखा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए और वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत से कपड़ा और मसाले लेते थे। भारत से कपड़ा, मसाले। भारत से रेशम। यूरोप में विलासिता की वस्तु। यूरोप से विलासिता की वस्तु। निष्कर्ष: अर्मेनियाई व्यापारी ने मध्यकालीन विश्व व्यापार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सफलता का आधार विश्वसनीयता, संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क था। लॉर्ड और बासाल। लॉर्ड और बासाल पिछले भी क्वेश्चन में आया था कि लॉर्ड और बासाल क्या। लॉर्ड राजा के अंतर्गत काम करते थे और लॉर्ड के अंतर्गत बासाल काम करते थे। लॉर्ड अपने सामंत को जमीन, भूमि प्रदान करते थे और भूमि का एक भाग लॉर्ड को दिया जाता था और सैन्य और प्रशासनिक सेवा लॉर्ड को बासाल दिया करता था। मध्यकालीन यूरोप में सामंती व्यवस्था मुख्य रूप से लॉर्ड और बासाल के संबंधों पर आधारित था। यह संबंध भूमि, सुरक्षा और निष्ठा पर आधारित था। लॉर्ड बड़े भूस्वामी और शक्तिशाली सामंत होते थे, उन्हें लॉर्ड कहा जाता था। ये भूमि का प्रबंधन करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे और कर वसूलते थे और प्रशासनिक कार्य करते थे। और बासाल वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो लॉर्ड से भूमि प्राप्त करते थे। जो लॉर्ड से भूमि प्राप्त करते थे, उनके बदले में ये सुरक्षा और सेना देते थे और लॉर्ड के प्रति ये वफादार और ईमानदारी पूर्वक निष्ठावान रूप से काम करते थे और प्रशासनिक कार्यों में भी सहायता प्रदान करते थे। यह संबंध औपचारिक शपथ पर आधारित था, ओथ ऑफ द फिलिटी। यह संबंध औपचारिक शपथ पर आधारित था। सामंती व्यवस्था मजबूत हुई, स्थानीय प्रशासन संचालित हुआ और सुरक्षा व्यवस्था विकसित हुआ। लॉर्ड और बासाल का संबंध मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की थी। गोलियार्ड कवि। गोलियार्ड कवि 12वीं शताब्दी में घूमने वाला विद्वान, लैटिन भाषा में लिखता था और व्यंग्यात्मक कविताएं और समाज और चर्च की आलोचना करता था। गोलियार्ड कवि कौन था? 12वीं शताब्दी में उद्भव हुआ, घूमने वाला विद्वान था, लैटिन भाषा में लिखता था और व्यंग्यात्मक कविताएं लिखता था, समाज और चर्च पर क्या करता था? आलोचना करता था। तो ये पॉइंट मेन गोलियार्ड कवि के बारे में याद रखना है। भूमिका: गोलियार्ड कवि 12वीं और 13वीं शताब्दी में घूमने वाले विद्यार्थी, विद्वान और पादरी थे जो लैटिन भाषा में कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं स्वतंत्र विचार और व्यंग्यात्मक के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख विशेषता ये था कि चर्च के लिए आलोचना करते थे, सामाजिक बुराइयों पर व्यंग करते थे, स्वतंत्र जीवन का समर्थन करते थे, शिक्षा और बुद्धिवाद को बढ़ावा देते थे। प्रमुख विषय यह था कि प्रेम, संगीत और शिक्षा। प्रेम, संगीत, शिक्षा और भ्रष्टाचार की आलोचना करना। प्रेम पे अपने कविताएं लिखते थे, शिक्षा पे और संगीत पे और भ्रष्टाचार की आलोचना करते थे। प्रसिद्ध कृति था कार्मिना ब्यूरेना। गोलियार्ड कविताओं का प्रसिद्ध संग्रह है। महत्व क्या है? मध्यकालीन समाज की वास्तविकताओं को सामने लाया, साहित्य को नई दिशा दिया। निष्कर्ष:
गोलियार्ड कवियों ने मध्यकालीन यूरोप में स्वतंत्र चिंतन और सामाजिक आलोचना को बढ़ावा दिया। सामंतवाद की उत्पत्ति पर वाद और विवाद पर 200 शब्दों में टिप्पणी लिखे। 476 ईस्वी में जैसे ही रोमन साम्राज्य का अंत होता है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होता है, स्थानीय शासक का उदय हुआ, भूमि आधारित व्यवस्था बनी और सामंतवाद का विकास हुआ और 11वीं-12वीं शताब्दी में शुरू होता है और 13वीं से 14वीं शताब्दी में अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। इतिहासकारों के बीच सामंतवाद की उत्पत्ति को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है। कोई इसे रोमन परंपरा का परिणाम मानता है तो कोई जर्मनिक परंपराओं का प्रभाव मानता है। प्रमुख विचार। रोमन सिद्धांत। रोमन प्रशासन के पतन से सामंतवाद विकसित हुआ। रोमन सिद्धांत जो देता है, कहता है कि रोमन जैसे ही पतन हुआ, सामंतवाद विकसित हो गया, बड़े भूस्वामी को शक्ति बढ़ी। और जर्मेनिक सिद्धांत कहता है जनजातियों की निष्ठा और सैन्य परंपराओं से सामंतवाद विकसित हुआ। जनजातियों की निष्ठा और सैन्य परंपराओं से सामंतवाद की नींव रखी गई। मिश्रित दृष्टिकोण। आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि सामंतवाद दोनों परंपराओं के मिश्रण से विकसित हुआ है। महत्व। यूरोप की राजनीतिक संरचना को समझने में सहायता मिलती है। मध्यकालीन समाज के विकास का आधार स्पष्ट होता है। सामंतवाद किसी भी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि कई ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का संयुक्त मिश्रण परिणाम है। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग कैसे विकसित हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और नगरों का विकास हुआ, हस्तशिल्प उद्योग बढ़े, उसके कारण काच उद्योग भी विकसित हुआ और चर्च और भवनों में उपयोग होने लगा। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग था। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग जो था बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग था। इसका विकास 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। प्रमुख केंद्र था वेनिस, इटली में और मुरानो द्वीप। काच जो उद्योग था उसका मेन केंद्र इटली के वेनिस और मुरानो द्वीप था। उपयोग खिड़कियां में यूज होता था, चर्चों की सजावट में, बर्तन में और सजावटी वस्तुओं में। विकास के कारण व्यापार का विस्तार हुआ और शहरीकरण के कारण और तकनीकी जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित हुआ तो काच उद्योग का विकास हुआ। महत्व इसका, काच उद्योग का महत्व क्या है? आर्थिक विकास हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ और यूरोपीय कला की नई पहचान मिली। एजटेक कौन थे? उनकी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर समाज की चर्चा कीजिए। एजटेक हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि एजटेक कौन था। एजटेक सभ्यता, उदय और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पतन के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी मैक्सिको घाटी में आगमन। 12वीं शताब्दी मैक्सिको घाटी में आगमन होता है और 1325 ईस्वी को टेनोच्टिटलान में इसकी स्थापना होती है। 1428 में त्रिसंघ का निर्माण होता है और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण के रूप में उभरता है। कृषि और व्यापार का विकास होता है और 1521 ईस्वी आते आते स्पेनिश इसको जीत लेता है। एजटेक मध्य अमेरिका की एक शक्तिशाली सभ्यता थी जिसका विकास वर्तमान मैक्सिको क्षेत्र में हुआ। 14 से 16वीं शताब्दी के बीच यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। इसकी राजधानी टेनोच्टिटलान थी, जो उस समय विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक था। एजटेक साम्राज्य का उदय। एजटेक लोग मूलतः घुमंतु थे और 1325 ईस्वी में उन्होंने इस नगर में स्थापना किया। 1428 में त्रिसंघ
और 1428 में ये त्रिसंघ बना लिया और उनका विस्तार तेजी से हो गया। राजनीतिक व्यवस्था क्या था? ईस्ट एक शासन केंद्रीकृत था। कैसा था? केंद्रीकृत था। सर्वोच्च शासक को क्या कहा जाता था? टलाटोनी कहा जाता था, टलाटोआनी। और शासन प्रशासन, सेना, धर्म तीनों का प्रमुख होता था। राजा शासन, प्रशासन और सेना धर्म का मुखिया होता था। साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में बांटा गया और सामाजिक व्यवस्था में कई वर्ग विकसित हुए। शासक हो गया, पुजारी, शासक, पुजारी, सैनिक, व्यापारी, किसान और दास। शिक्षा को भी महत्व दिया गया। आर्थिक व्यवस्था कृषि आधारित ही थी। मुक्का, सेब और मिर्च की खेती किया जाता था। चिनापा कृषि पद्धति प्रसिद्ध था। व्यापार भी अत्यधिक विकसित था। धर्म एज़्टेक बहुदेववादी था। वे प्राकृतिक और युद्ध से जुड़े देवताओं को पूजा करते और 1521 में एज़्टेक साम्राज्य पर स्पेनिश द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया। 1200 में ईस्वी के लगभग शुरू होता है और इसकी स्थापना 1325 में, 1428 में त्रिसंघ बनाता है, 1521 में स्पेनिश विजय कर लेते हैं। मलिक बिन मरवान ने किस प्रकार उमैयद खिलाफत को एक टीले संगठन से केंद्रीकृत राज्य में परिवर्तित किया? मलिक बिन मरवान, अब्दुल अल मलिक बिन मरवान और प्रशासनिक सुधार, मुद्रा सुधार, भाषा सुधार और महत्व के बारे में देखेंगे। 680 ईस्वी में 680 में उमैयद संकट होता है और 685 में अब्द अल मलिक सत्ता में आए और प्रशासनिक सुधार किया, अरबी भाषा लागू किया, नई मुद्रा जारी किया और केंद्रीकृत राज्य बना। उमैयद खिलाफत में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। 685 ईस्वी से 705 ईस्वी तक शासन किया। 685 ईस्वी से लेकर 705 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन से पहले उमैयद सत्ता कई समस्या से घिरी हुई थी। प्रशासनिक सुधार क्या किया? प्रांतों पर नियंत्रण बढ़ाया और योग अधिकारी की नियुक्ति की और कर व्यवस्था सुधार दिया। अरब भाषा लागू करने का मतलब है कि पहले प्रशासन कई भाषाओं में चलता था, लेकिन इसने क्या किया कि अरबी को प्रशासनिक भाषा बनाया और पूरे साम्राज्य में एकरूपता स्थापित किया। और मुद्रा सुधार में बेंजेंटाइन सिक्कों का उपयोग कम किया और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाया। और इन्होंने एक इस्लामी मुद्रा जारी किया। सेना का पुनर्गठन, सेना को मजबूत बनाया और विद्रोहों को नियंत्रित किया। स्थापत्य कला में 691 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। निष्कर्ष, अब्द अल मलिक ने उमैयद खिलाफत को एक मजबूत और संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य में बदल दिया। शिया इस्लामी संप्रदाय का उदय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 632 पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार का विवाद होता है। अली के समर्थक का समूह ही शिया समूह कहलाता है और 656 से अली चौथे खलीफा बन जाते हैं 661 ईस्वी तक। और करबाला की घटना के बाद शिया संप्रदाय मजबूत होता है। शिया इस्लाम में दो प्रमुख शाखाएं में से एक था। इसका उदय पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के विवाद से हुआ। उत्तराधिकार विवाद 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठता है कि अगला नेता कौन बनेगा। एक समूह ने अली का समर्थन किया। इन्हीं लोगों को शिया कहा जाता है। अली का महत्व है पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद। अली के पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद शिया उन्हें पहला वैध इमाम मानते थे, क्योंकि ये शिया से संबंधित और शिया के परिवार और रिलेशन में ये चचेरे भाई कहा जाता है। और चचेरे भाई तो थे ही थे और दामाद भी थे।
शिया उन्हें पहला वैध इमाम मानते हैं। करबाला की युद्ध 680 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु हो जाता है। यह घटना शिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आलोचनात्मक दृष्टि, यह केवल धार्मिक विवाद नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक, सत्ता का प्रश्न और सामाजिक असंतोष भी शामिल था। प्रभाव हुआ कि इस्लाम में दो प्रमुख शाखाएं बनी, शिया और सुन्नी, और नई धार्मिक पहचान बनी, धार्मिक संस्थाएं विकसित हुआ। शिया संप्रदाय का उदय धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना। ग्रेट जिम्बाब्वे। 11वीं शताब्दी में सभ्यता का विकास होता है, पत्थर के विशाल नगर बने। 11वीं शताब्दी ग्रेट जिम्बाब्वे का विकास होता है और इसमें पत्थर के विशाल नगर बने। सोने का व्यापार बढ़ा और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। पत्थर के विशाल नगर बने और सोने का व्यापार बढ़ने से इसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ गई और 15वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। ग्रेट निकोबार दक्षिण अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण ग्रेट जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन सभ्यता थी। इसका वर्तमान विकास विकास वर्तमान में हुआ। यह अपने विशाल विशाल पत्थर के निर्माण और व्यापारिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख विशेषताएं: विशाल पत्थर के दीवारों का निर्माण किया और यह शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र बना। सोने और हाथी दांत का व्यापार होता था। पूर्वी अमेरिका के समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। महत्वपूर्ण: अफ्रीका की उन्नत सभ्यताओं का प्रमाण मिलता है। व्यापार और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण था। ग्रेट जिम्बाब्वे मध्यकालीन अफ्रीका की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक था। ऊंट आधारित घुमंतू जीवन। रेगिस्तानी वातावरण होने के कारण जल में कमी होता था। ऊँटों का पालना, घुमंतू जीवन शैली और व्यापारिक मार्गों का विकास। ऊँट आधारित घुमंतू जीवन अरब और उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रमुख जीवन शैली था। कठोर भौगोलिक परिस्थिति के कारण लोग ने ऊँटों पर आधारित जीवन विकसित किया। इनकी प्रमुख विशेषताएं थे कि ऊँट परिवहन के मुख्य साधन था, पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, लोग मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे और व्यापारिक कारोबार विकसित हुआ। रेगिस्तानी व्यापार संभव हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित हुआ और आर्थिक गतिविधि बढ़ा, और ऊँट आधारित जीवन ने अरब समाज और व्यापारिक नेटवर्क में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म युद्ध। धर्म युद्ध 1095 ईस्वी में पोप का आह्वान होता है और 1095 में पोप का आह्वान होता है और 96 में प्रथम धर्म युद्ध होता है। ईसाई और मुस्लिम संघर्ष और व्यापार बढ़ा और 1291 में धर्म युद्ध समाप्त हुआ। यानी 1095 से शुरू होकर 1291 तक ये 200 वर्षों तक क्या चला? धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच पवित्र भूमि यरूशलेम पर नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्ध थे। ये लगभग 1096 से लेकर 1291 तक चला। इसका कारण क्या था कि यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त करना, धार्मिक उत्साह, राजनीतिक और आर्थिक हित। प्रभाव: यूरोप और एशिया के बीच संपर्क बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई, नए ज्ञान और तकनीक का प्रसार हुआ, सामंतवाद कमजोर हुआ। जाहिलिया के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जाहिलिया क्या था। इस पे पूरे डिटेल में हम लोग देखे हैं, वो भी वीडियो आप लोग जाके देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही।
Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.